हम लोगों ने पढ़ लिया, लगभग 63 लेक्चर्स हम लोगों ने देखा था। 63 लेक्चर्स में फ्रॉम 1 टू 63 आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट हमने दिया था। कॉन्सेप्ट इन द सेंस बैक इन फ्रंट इन का नॉलेज आपको फर्स्ट लेक्चर में दिया था। मे बी अगर आप रिकॉल करना चाहते हो, आपके पास उतना टाइम तो होता नहीं रिकॉल करने का, लेकिन इफ यू वांट तो आप यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो इस प्लेलिस्ट का, जो पाइथन मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किया था। और उसमें व्यूज कुछ ज्यादा ही है, वो अपार्ट फ्रॉम यू गाइस वो और भी लोगों ने देखा था, ठीक है, क्योंकि उसमें पाइथन का इंट्रोडक्शन से लेके वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन हमने किया था, ठीक है। तो अब क्योंकि क्या होता है, कोई भी फ्रेमवर्क पढ़ो तो फ्रेमवर्क का जो फिनोमिना होता है, जो फ्रेमवर्क का स्केलेटन होता है, उसमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। जैसे फ्रेमवर्क अभी आपको पढ़ाऊंगा जेंगो, तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये वेब एप्लीकेशन क्या होता है। आप लोगों को पता होगा, मैं थोड़ा-सा ग्राउंड वर्क एप्लीकेशन मैं थोड़ा-सा आप लोगों को ग्राउंड वर्क ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो वेब एप्लीकेशन क्या होता है? वेब एप्लीकेशन एप्लीकेशन आपको पता है। एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन होता है, आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है, आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन होता है, आईओएस एप्लीकेशन होता है। ये सारे के सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? तो वेब एप्लीकेशन ऑल्सो एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है? तो एप्लीकेशन ऐसा एप्लीकेशन, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, कहाँ? देख, कोई भी एप्लीकेशन सर्विस ही प्रोवाइड करता है। आपका व्हाट्सएप है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आपका गूगल मीट है, वो भी एक सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। एक प्लेटफॉर्म सर्विस कई तरह के होते हैं। अगर आप कॉलेज थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाओगे, तो जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ोगे ना, तो उसमें सास पास ये सब आपको देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो गूगल मीट अभी है ना, आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। कैसे? क्योंकि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है, जहां पे यू गाइज आप एक स्टूडेंट्स बन के ज्वाइन कर रहे हो, और मैं एज अ टीचर ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरा माइक ऑन है, आपका माइक ऑफ है, मतलब आप म्यूट हो और मैं अनम्यूट हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये एक प्लेटफॉर्म है। कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म की मदद से एक चीज को अपन दूसरी चीज पर जब पहुंचाते हैं ना, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है, ठीक है। तो आपने ये अमेजन वेब सर्विसेज देखा होगा, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। ये क्या करता है, एक बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, जहां पर आप अपना सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हो, ठीक है। तो अब बेसिकली एडब्ल्यूएस कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं है या एंड्रॉइड एप्लीकेशन नहीं है, ये वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन क्यों? तो एप्लीकेशन का मतलब आपको पता है कि जो भी चीजें हैं सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट इज एप्लीकेशन। अब वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो सकता है, आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकता है, वेब एप्लीकेशन हो सकता है, आईओएस एप्लीकेशन हो सकता है, बस सर्विस प्रोवाइड करना। व्हाट्सएप आपका सर्विस प्रोवाइड करता है, कैसे? अब वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज है, लेकिन एट द एंड वो प्रोवाइड सर्विस ही करता है, ठीक है। ये चीज तो आपको पता ही है। तो फेसबुक हो गया, वो भी सर्विस प्रोवाइड करता है। लिंक्डइन क्या हो गया, एक सर्विस है, प्लेटफॉर्म है, जो आपको इंटरेक्ट करवाता है, आपको एक नए फ्रेंड्स बनाने का मौका देता है आपको, ठीक है। तो वो भी एक सर्विस है। तो इस तरह से सर्विसेज काम करती है। अब सर्विस कई फॉर्म में हो सकते हैं आपका, तो वेब फॉर्म में हो सकते हैं, ऐप फॉर्म में हो सकते हैं, तो लाइक दैट। तो इस तरह से तो वेब एप्लीकेशन ये होता है। अपन एंड्रॉइड एप्लीकेशन तो सीख नहीं रहे, ना आईओएस एप्लीकेशन सीख रहे हैं, ना डेस्कटॉप सीख रहे हैं, अपन सीख रहे हैं वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर जो सर्विस प्रोवाइड करवाता है ऑब्वियसली, लेकिन कहां? वेब पर। जो वेब पे, मतलब जो वेब एप्लीकेशन उसको बोलते हैं जो वेब पे सर्विस प्रोवाइड कराता है। सिंपल, जैसे gmail.com हो गया। जीमेल एंड्रॉइड में भी है, ठीक है, मे बी डेस्कटॉप में भी है, लेकिन मोस्टली जो उनका काम होता है ना, जब gmail.com की बात करें, जीमेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, gmail.com की बात कर रहा हूं। डॉट कॉम एक डोमेन है ना, gmail.com। जब ये डोमेन है, इसका मतलब ये वेब एप्लीकेशन का एड्रेस है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन का एड्रेस है, वेब एप्लीकेशन का डोमेन बताता है ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये gmail.com जो भी चीजें सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जैसे मान लीजिए आपका जीमेल हो गया, आपका मान लीजिए वेब डेवलपमेंट ये हो गया, और मान लीजिए जीमेल हो गया, आपका फेसबुक हो, जीमेल, जीमेल आपका हो गया फेसबुक। ये सब क्या है? ये सब एक सर्विस है। कहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है आपका? आपका वेब एप्लीकेशन पे। कैसे? फेसबुक तो एप्लीकेशन होता है, फेसबुक.com की हम बात कर रहे थे अपन, ठीक है। तो gmail.com, facebook.com ये सब एक एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन ये सब अपना सर्विस कहाँ प्रोवाइड करवाता है? वेबसाइट पे। अब क्योंकि ये अपना सर्विस वेबसाइट पे प्रोवाइड करवाता है, दैट इज नोन एज वेब एप्लीकेशन, gmail.com। अगर हम जीमेल की बात करें, तो वो जीमेल एक एप्लीकेशन हो सकता है, मे बी वो वेब एप्लीकेशन हो सकता है, मे बी वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकता है, एंड्रॉयड, आईओएस किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। लेकिन जब अपन डॉट कॉम लगाते हैं ना, तो वो कहाँ होता है? जीमेल। कभी आपने ऐसा देखा कि व्हाट्सएप.com नाम का आपका ऐप है?
नहीं। कभी facebook.com नाम का ऐप देखा है क्या आपने? नहीं, क्योंकि क्योंकि वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो वो सिंपल नाम से होता है। उसको एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखा है तो वो आपके लिए है, ठीक है? लेकिन जब अपन वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो सेम टू सेम वही चीज़ आप हर कोई यूज़ कर रहा है, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, वो आप सबके लिए बराबर है। अब क्योंकि वो अपना सर्विसेज़ gmail.com पे उसको इंस्टॉल नहीं करना होता है, उसको किसी न किसी ब्राउज़र पर एक्सेस करना होता है। ठीक है? किसी ना किसी ब्राउज़र पर एक्सेस करना होता है, दैट इज़ वेब एप्लीकेशन, ठीक है? अब देखिए, कोई भी वेब एप्लीकेशन हो, उसमें 2 तरह का कंपोनेंट होता ही होता है। कोई भी वेब एप्लीकेशन हो, उसमें 2 तरह का कंपोनेंट होता है और क्या कंपोनेंट होता है? जैसे मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूँ, उसका कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं? COMPONENTS कंपोनेंट्स, राइट? उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब आपको पता है। पहला आपका फ्रंट एंड और दूसरा आपका हो गया बैक एंड और ये सब आई होप आपको पता है सब कुछ। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में वैसे ही पढ़ाया था, ठीक है? 2 पिलर होते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड। कोई भी वेब एप्लीकेशन होगा, ये 2 चीज़ें जैसे आप कल को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे या इंटर्नशिप करोगे, किसी कंपनी में जॉब करोगे, तो आपके पास नॉर्मली पूरा का पूरा ऐसा नहीं आ जाएगा कि आपको पूरा-पूरा वेबसाइट डेवलप करने हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, इफ यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर जैसे मैं हूँ, तो मेरे पास हो सकता है आता है कभी-कभी कि आपको ये नॉर्मल सी एक वेबसाइट है, नॉर्मल नहीं हार्ड भी होते हैं प्रोडक्शन लेवल पर, तो ये आपको डिज़ाइन करने हैं। तो मैं क्योंकि मैं एचटीएमएल और सीएसएस इन सब चीज़ों पे कभी फ़ोकस नहीं किया, तो डिज़ाइन का पर्पज़ तो मैं अपने इंटर्न से या जूनियर से करवाता हूँ, लेकिन जो बैकएंड का चीज़ है, वो मैं करता हूँ। अब क्या होता है ये फ्रंट एंड और बैकएंड, ये सब आपको पता है। तो सबसे पहले अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूँ, तो फ्रंट एंड एक ऐसी चीज़ है ना, जो आपका वेबसाइट का रिप्रेजेंटेशन बताता है। रिप्रेजेंटेशन मतलब कि आपका वेबसाइट कैसा दिखने वाला है। अब सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया कि वेब डेवलपमेंट ये होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। अच्छा प्रोवाइड कहाँ करवाएगा? ये आपके वेबसाइट पर, जिस जगह पर ये प्रोवाइड करवाएगा जिस प्लेटफ़ॉर्म पर, वो प्लेटफ़ॉर्म क्या कहते हैं उसे? वेबसाइट कहते हैं, ठीक है? अब लेकिन वहाँ पे वो दिखाएगा कैसा दिखेगा, कौन-सी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। अगर वो न्यूज़ की वेबसाइट है, तो वो न्यूज़ कहाँ से आ रहा है? मतलब कैसा दिख रहा है? ठीक है? अगर वो न्यूज़ की वेबसाइट है तो कैसा दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है और कैसा दिख रहा है, उसका लुकअप कैसा है, कलर क्या कोड क्या है उसमें, वो चीज़ें कैसे वर्क करती है, ये नहीं देखना है। कलर कैसा है, लुक कैसा है, कौन चीज़ कहाँ पर दिख रहा है, उनका जगह क्या है। अब ये सब चीज़ जब अपन डिफाइन करते हैं ना तो वो फ्रंट एंड के अंदर आता है। तो फ्रंट एंड के अंदर बस रिप्रेजेंटेशन होता है। अब फ्रंट एंड जब डिफाइन करेंगे, जब अपन फ्रंट एंड का जब अब क्योंकि दिखाना है अपना वेबसाइट का कुछ, लुकअप बनाना है, तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल किया जाएगा, वेबसाइट बनाने के लिए। तो मतलब जब फ्रंट एंड अपन बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए। अब उसी को डिफाइन करने के लिए ना हमारे पास होता है एचटीएमएल, ठीक है? हमारे पास होता है अ, एचटीएमएल, हमारे पास होता है जेएस जावास्क्रिप्ट और क्या होता है हमारे पास? आप सबको पता है सीएसएस होता है सीएसएस उसके बाद आपके पास जेक्वेरी भी होता है, जेक्यूयूईआरआरवाई जेक्वेरी और आपके पास बूटस्ट्रैप होता है। बूट्स BOOTSTRAP बूटस्ट्रैप ठीक है। आपके पास ये सब चीज़ होता है बेसिकली डेवलप करने के लिए। ये सब फ्रंट एंड का टेक्नोलॉजी हो गया और भी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं कि बस इतना में ही काम खत्म हो जाता है। जब आप अपर लेवल पे जाओगे ना, जब आप एडब्ल्यूएस जैसी चीज़ें को इस्तेमाल करने लगोगे तो आपके पास और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आती है। ठीक है? तो जब वेब स्क्रैपिंग करोगे या फिर जब आप पुलिंग करोगे तो बहुत सारे ऐसे मेथोडोलॉजीज़ होते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें आपको प्री रिक्वेस्टाइज़ है, आपको आना चाहिए। ठीक है? तो अब मैं तो फ्रंट एंड पढ़ाने वाला हूँ नहीं। अगर आप जेंगो पढ़ रहे हो तो जेंगो इन द सेंस आप बैकएंड पढ़ रहे हो, ठीक है? तो उसमें फ्रंट एंड आपको मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको पहले से आता है, ठीक है? या फिर गुरु का क्लास चलता है, नहीं चल रहा है तो मैं थोड़ा बहुत ऐसा क्लास करवा दूँगा एट लीस्ट कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए। मैं देखो मैं हार्ड वर्क पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि आप 2 दिन लगा दो एक नॉर्मल सी पेज को मतलब डिज़ाइन करने में, ठीक है? इस पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव इस पे करता हूँ कि आपको जिस तरह का वेबसाइट बनाने हैं ना, आपके पास W3 स्कूल्स हैं, आपके पास अब कौन आ रहे हैं? ठीक है? तो आपके पास W3 स्कूल्स हैं, गिग्स फॉर गिग्स हैं और ऐसे बूटस्ट्रैप का भी एक अपनी वेबसाइट है bootstrap.com जब जाओगे और इससे अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स आपके पास मल्टीपल ऐसे रिसोर्सेज हैं जहां पर बने बनाए प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं। वेबसाइट मैं चीटिंग करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं स्मार्ट वर्क करना सिखा रहा हूं, ठीक है? आप बेवजह इसमें टाइम ना वेस्ट करें।
लेकिन नकल वही कर सकता है जिसे अकल होता है, सिंपल। तो अगर आप कहीं से कॉपी कर रहे हो और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज़ आल्सो रॉन्ग, क्योंकि आपने चोरी तो कर लिया, कहीं से कॉपी कर लिया, पर आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। तो स्टैक ओवरफ्लो पे जाओगे, तो वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोड प्रोवाइड करवाते हैं, डिज़ाइन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है? तो वहाँ से आप डिज़ाइन कॉपी कर लो, सिंपल सी बात है। तो आप इस पे मेहनत मत करो, लेकिन हाँ, आपको बस एक्सप्लेन करना आना चाहिए। एक्सप्लेन कर तभी कर पाओगे, वैसे आपने एचटीएमएल और सीएसएस से आप रूबरू हो, ठीक है? मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तो आपने कोडिंग किया है या फिर नहीं किया है, तो इसको आप मैनेज कर लेना है। अगर हो सके तो मैं गुरु से क्लास रखवा दूँगा, तो थोड़ा बहुत ऐसा ट्रिक सिखा देगा कि आप यूज़ कर पाएँ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये सब आता है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तो एचटीएमएल ये हो गया। एचटीएमएल का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जहाँ पर अपन कोड लिखते हैं, उसके टैग्स और ये सब चीज़ें होती है, जहाँ से डिफाइन करते हैं कि लाइन होगा, टेक्स्ट होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है? फिर अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ, तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक ऐसा इंटरैक्टिविटी है वेब एप्लीकेशन का, जिसमें प्रोग्रामिंग के साथ-साथ लॉजिक भी होते हैं, ठीक है? जो आपके जो एचटीएमएल का कोड है, उसका इंटरैक्शन स्क्रिप्ट वे पे होता है। मतलब ये कि जब क्लाइंट साइड होता है ना एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो क्लाइंट साइड होता है, तो आपको कभी-कभी लगता है कि आपको जेंगो से नहीं करना है इंटरैक्ट, क्यों? क्योंकि आपको लगता है रन टाइम करने हैं। मैं बहुत डीप में नहीं समझा रहा हूँ, मैं नॉर्मल सा वे में समझा रहा हूँ कि आपको अगर रन टाइम किसी चीज़ का इस्तेमाल करना हो रन टाइम में, जैसे आप ये मान लो कि टाइम और डेट दिखा रहे हो किसी यूज़र को, ठीक है? टाइम और डेट दिखा रहे हो अपनी वेबसाइट पे, तो उसके लिए आपको जेंगो कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जेंगो पे जाके बताने की ज़रूरत नहीं है कि टाइम क्या हो रहा है और वहाँ से आपको फॉरवर्ड नहीं करने हैं आपके वेबसाइट पर। आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हो और जावास्क्रिप्ट है ना, वो एचटीएमएल के कोड पे ही अपने आप को एक्सेस करवा लेता है, ठीक है? क्योंकि वो आप अगर पाइथन पढ़े सॉरी एचटीएमएल और सीएसएस पढ़े हो तो पता होगा कि स्क्रिप्ट नाम का एक टैग होता है, जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, ठीक है? और उसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो, कौन-सा एट्रिब्यूट में डालना है, आपको वो भी डिफाइन कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट भी आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत आना चाहिए, एटलीस्ट कॉपी पेस्ट तो करना आना चाहिए ना, आप गूगल से कॉपी कर लो। मैं तो यही कह रहा हूँ, हार्ड वर्क आई डोंट बिलीव ऑन हार्ड वर्क, ठीक है? तो आपको ये आना चाहिए, तो कम से कम कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, आप सोचोगे सर जब टाइम और डेट ऐसा कुछ दिखा रहे होते हैं, अपन एग्जांपल समझ रहे हैं ना कि यही एक ऐसा पैरामीटर है जिसको अपन मान के आगे चल जाएँगे, बस इट इज़ एग्जांपल। तो टाइम और डेट जब अपन यूज़र को दिखा रहे हैं ना, तो टाइम और डेट में मान लो बैकएंड में बहुत सारा प्रोसेस हो रहा होता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर डेटाबेस कि आपका डेटाबेस कितना बड़ा है, ठीक है? अगर बहुत बड़ा डेटाबेस होगा और बहुत बड़े-बड़े फंक्शनैलिटी आपने सेट कर रखे हैं अपने डेटाबेस में, तो क्या होता है पता है? तो ये होता है कि वो वर्किंग में सम टाइम ले लेता है। जैसे आपने नॉर्मल सा प्रोजेक्ट बनाया ना पाइथन में, तो नॉर्मल सा प्रोजेक्ट भी आपने देखा होगा कभी-कभी ये प्रोसेस लेता है। मिलीसेकंड में ही पर प्रोसेस लेता है। तो ये सोचो एक नॉर्मल सा आपका पाइथन का कोड प्रोसेस लेता है, तो वो वेब सर्वर की बात है। सर्वर मतलब वो डिपेंड्स करता है कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी पे। कि मेरी आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ और हो सकता है, मेरा इंटरनेट कुछ और हो सकता है, जो जिनके पास वाई-फाई है उनका कुछ और हो सकता है और जो 2G, 3G इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर एक अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में, तो दोनों का अलग-अलग होता है ना। तो इस पे भी डिपेंड करता है वेब एप्लीकेशन, ठीक है? क्योंकि सारा का सारा डेटा कहाँ होता है? क्लाउड पर। तो आप जो भी चीज़ ले रहे हो या दे रहे हो, वो क्लाउड से होना है। लोकल होस्ट में तो तुरंत हो जाएगा। अगर आप जेंगो से टाइम देखोगे ना, तो वो तुरंत हो जाएगा। लेकिन अपन इसलिए भी नहीं करते हैं जेंगो से टाइम वगैरह क्यों कर सकते हैं, करते ही हैं, लेकिन क्यों नहीं करते? रीज़न इज़ कि वो कम कभी-कभी इतना टाइम ले लेता है ना प्रोसेस में, कभी-कभी ऐसा होता है इंटरनेट पे, तो पता चलेगा कि टाइम हो रहा है आपका 8:30 और अगर उनका इंटरनेट स्लो है तो उसको टाइम उसको 8 या तो 29 दिख जाएगा या फिर 28:07 दिख जाएगा। अब अपने जगह पे तो पाइथन भी सही है कि उसने कैलकुलेट तो सही किया था पर वो उसका इंटरनेट का प्रॉब्लम। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जावास्क्रिप्ट आपका लिनक्स को भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब आपका जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसको भी सपोर्ट करता है, ठीक है? वो रन टाइम में वहीं पर आपको शो करा देता है तुरंत, ठीक है? उसको पेज को रीलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक्सेस करता रहता है। हालाँकि उसके कोड्स होते हैं, तो वो एक्सेस करता रहता है और टैग जो भी आपका लाइब्रेरी है, टैग है एचटीएमएल और सीएसएस का, आप उसमें दिखा सकते हो। अच्छा, एचटीएमएल जब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एचटीएमएल इस्तेमाल करोगे ना, तो इसका मतलब ये होता है, जब सिर्फ़ और सिर्फ़ एचटीएमएल आप इस्तेमाल करोगे, तो इसका मतलब ये होता है कि स्टैटिक रिस्पॉन्स। आप ये भी समझो, मैंने आपको वैसे पाइथन के फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, इंट्रोडक्शन की क्लास में। लेकिन ये थोड़ा रिकॉल कर लो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एचटीएमएल का मतलब ये होता है कि स्टैटिक रिस्पॉन्स। अगर मैं एचटीएमएल का कोई वेबसाइट बनाऊँ, तो वो चेंज नहीं होने वाला। अच्छा, स्टैटिक और डायनामिक आपको अच्छे से पता है, पाइथन में आपने बहुत पढ़ा है।
स्टैटिक मतलब वही जो एक बार आपने जो डिफाइन कर दी वो हर किसी के लिए सेम ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन डायनामिक रिस्पांस का मतलब क्या होता है? डायनामिक मतलब वो कि जब आपने एक बार जो भी डिफाइन कर दिए तो वो चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है इन द सेंस कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट लगा दी तो उसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, ठीक है? चेंजेस कर सकते हो। जैसे आप ये मान लो आपको आपने एक एचटीएमएल से वेबसाइट रेडी करा, ठीक है? और आपने कुछ प्रिंट किया उस पे अपना नाम हो सकता है, डेट, टाइम कुछ भी हो सकता है। तो जब आप वो प्रिंट करोगे, तो नाम प्रिंट कर रहे हो ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही नाम प्रिंट होने वाला है, ठीक है? जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं नोटपैड ओपन करता हूँ थोड़ा-सा, ठीक है? जैसे मान लो आपने सिर्फ़ एचटीएमएल से बनाया, ठीक है? तो जब आप एचटीएमएल से बनाओगे ना, तो उसमें क्या होता है कि वो स्टैटिक देता है। स्टैटिक मतलब अगर आपने नाम डाला है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम ही होगा। अगर आपने मान लो एक नेम का वेबसाइट बनाया है, नेम इक्वल टू रवि, ठीक है? ऐसा कुछ बनाया, तो अगर वो स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है? रवि हर किसी के वेबसाइट में ऐसे ही ओपन होने वाला है। हर किसी की वेबसाइट में ऐसे ही ओपन होने वाला है। स्टैटिक और वो उसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं क्या करता हूँ, आईसीएसआई का एक वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। आई होप आपको ये विज़िबल है। रवि स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख ओके, रही है। देखो ये आईसीएसआई का वेबसाइट है, ठीक है? अरे आईसीआईसीआई नहीं खोलते हैं अपन, एसबीआई का खोलते हैं ना, एसबीआई ऑनलाइन, ठीक है? ऑनलाइन एसबीआई बैंकिंग की वेबसाइट है, ठीक है? अब देखो अ, ये क्या है? बैंकिंग की वेबसाइट है। अगर इस लिंक को मतलब एक वेबसाइट है, नॉर्मल सी वेबसाइट है, इसको डिज़ाइन किया गया होगा। अब देखो इतना जितना चीज़ आपको फ्रंट से दिख रहा है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एचटीएमएल और सीएसएस का कमाल है। कैसे? एचटीएमएल से उसने टेक्स्ट रखा होगा, ठीक है? और सीएसएस की मदद से वो डिफ़ाइन किया होगा कि टेक्स्ट कहाँ होना चाहिए। अब इसके तो कोड्स होते हैं ना, डिफाइन किया होगा कि पर्सनल बैंकिंग यहाँ होना चाहिए, कॉर्पोरेट बैंकिंग यहाँ होना चाहिए, उसके नीचे ये सब लिंक्स होने चाहिए, ये सब होना चाहिए। अब देखो ये जो चल रहा है ना, हालाँकि ये एचटीएमएल का कोड हो सकता है, एचटीएमएल में भी ऐसा कुछ आता है जहाँ पे आप ऐसा कुछ लगा सकते हो, ठीक है? और लेकिन इसमें कुछ जावास्क्रिप्ट भी होंगी जो आपका रन टाइम में वर्क कर रहा होगा, ठीक है? जैसे मान लो ये इसके ऊपर ये दिखा रहा है और इस ये देखो इस पे क्लिक करते ही ये नीचे में 2 लिंक्स ऐसे आ रहे हैं, तो मे बी ये जावास्क्रिप्ट का हो सकता है, ठीक है? या एचटीएमएल में भी ऐसे देते हैं ऑप्शन, ऐसा नहीं है नहीं देते, देते हैं। पर एचटीएमएल में क्या होता है जब इस पे क्लिक करोगे ना, तो उसके बाद 2 चीज़ें ऑप्शन आएगी या जितना भी आप रखोगे, ड्रॉप डाउन बोलते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है? लेकिन जब आप ऐसे सिर्फ़ वो अपना स्क्रॉल मतलब अपने माउस को यहाँ पर ले जाते हो और ऑटोमेटिक 2 ऑप्शन यहाँ आ जाते हैं। तो ये अब ये जेंगो से भी संभव है कि अगर भैया कोई इस पे क्लिक करे तो ये बैकएंड पर जाए और उसको 2 ऑप्शन दिखाए। तो ये आपके पास अल्टरनेट जेंगो में भी ये ऑप्शन है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट में रन टाइम हो रहा है क्योंकि इसको जेंगो से कोई लेना-देना है नहीं क्योंकि इसमें कोई डेटा चाहिए ही नहीं चाहिए। ये हर किसी के केस में 2 ही ऑप्शन दिखने वाला है, मोबाइल बिल पे और एसबीआई ये जो पे है बीबीपीएस, ठीक। हर किसी केस में ये 2 ही चीज़ दिखने वाली है। जब 2 ही चीज़ दिखने वाली है हर किसी केस में तो क्यों ना इसको स्टैटिक रख दिया जाए? और नॉर्मल सा जावास्क्रिप्ट सेट कर दिया जाए क्योंकि एक ऐसा दिख जाए, ये टाइम ना ले। हाँ, लेकिन जब इस पे क्लिक करें तो जेंगो का इस्तेमाल हो, उसके बाद जो भी फंक्शनैलिटी आपने सेट कर रखा है वो हो, राइट। अब देखो स्टैटिक और डायनामिक मैं समझा रहा था, तो देखो जब इस लिंक को मतलब ऑनलाइन sbi.com जब आप ओपन करोगे ना, तो क्या होगा? होगा यूँ कि ये चीज़ आप में भी सेम ही दिखेगा। ठीक है? ये चीज़ आप में ही सेम ही दिखेगा। हर किसी में ये चीज़ सेम ही दिखने वाला है, इसलिए ये क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक है। क्यों? ये पेज की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पेज क्या है? स्टैटिक है, इसलिए आप में भी सेम दिखेगा, मेरे में भी सेम दिख रहा है, राइट? कोई भी, एनी अदर्स कोई भी अगर ये पेज ओपन करेगा, उसमें सेम यही दिखने वाला है, यही स्क्रॉलर दिखेगा, यही ये जो आपका लोडर दिख रहा है, पेज दिख रहा है, क्राउज़ल दिख रहा है, सब कुछ सेम दिखेगा, आप में भी और मेरे में भी। लेकिन मैं जब लॉगिन कर लूँ, तो मेरा जो बैलेंस है मेरे बैंक में, ये क्या आप में भी वही दिखेगा? नो। जब एट दैट मोमेंट जब आप भी लॉगिन करोगे, मैं भी लॉगिन करूँगा, आप अपने ऑथेंटिकेशन पासवर्ड से लॉगिन करोगे और मैं अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करूँगा, तब जाके आपका बैलेंस मे बी जितना भी आपका बैलेंस है आपके अकाउंट में, वो दिखेगा और मेरे में जितना बैलेंस अकाउंट है, वो दिखेगा। वहाँ पर आपका नाम, पता, एड्रेस, आपका ईमेल, आप अकाउंट, आपका मोबाइल नंबर सब कुछ दिखेंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि अंजलि द्विवेदी क्यों? क्योंकि उस समय
आपने अपना क्रेडेंशियल डाला है तो क्योंकि अब वो डायनामिक है, आपके लिए जो डेटा तैयार था आपके डेटाबेस में अब वो दिख रहा है, मेरे लिए जो डेटा तैयार था अब वो दिख रहा है। तो यही डिफरेंस है स्टैटिक और डायनामिक में, ठीक है। जो अब ये पेज देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही वेबसाइट है, लेकिन ये पेज देखो मतलब ये भी तो स्टैटिक ही है, लेकिन लॉगिन करने के बाद मेरे में मेरा बैलेंस दिखाएगा और आप में आपका बैलेंस दिखाएगा। आप में आपका नाम आपका डिटेल्स दिखाएगा, मेरे में मेरा दिखाएगा। दैट इज द रीजन कि वो डायनामिक है। वो डेटा कहां से आ रहा? बैकएंड से। कहां से आ रहा डेटा? बैकएंड से। और बैकएंड कहां से ला रहा डेटा? डेटाबेस से। ये मैं आपको एक-एक चीज बताऊंगा आगे कैसे ये सब चीजें होती है, पर आपको ये समझना है स्टैटिक और डायनामिक में फर्क क्या होता है, ठीक है। स्टैटिक हर किसी के लिए समान होता है। आपने मान लो नॉर्मल से एक वेबसाइट रेडी करा स्टैटिक का, तो वो डेटा कहीं बैकएंड नहीं होता उसमें, तो नॉर्मल सी बात है। तो लेकिन बैकएंड अब देखो लॉगिन साइन अप ये सब जब चीजें आप जिक्र करोगे कि सर लॉगिन करना होता है, साइन अप करना होता है, पेमेंट मेथड करना होता है, ये सब वेबसाइट में ऐसे-ऐसे बहुत सारी चीजें डालनी होती है, ठीक है? लेकिन तो क्या होता है? जब ऐसी-ऐसी चीजें डालनी होती है, तो इसका साफ मतलब ये है कि दैट इज डायनामिक, डायनामिक वेबसाइट है। अच्छा एक चीज देखो, डायनामिक कितना एडवांस है, अमेज़न की आप वेबसाइट खोलोगे जब, तो जब अमेज़न की वेबसाइट खोलोगे, ये देखो मैंने इसमें वैसे भी इनकॉग्निटो मोड में ओपन किया अपनी वेबसाइट की, इसमें लॉगिन नहीं है, ये साइन इन करने को कह रहा है, ठीक है? लेकिन मैंने साइन इन नहीं किया है। अब ये चीज़ आपके केस में सेम नहीं दिखेगा। जब क्योंकि ये फुल्ली डायनामिक है अमेज़न, बहुत पैसा खर्चा करते हैं वो, ठीक है? तो जब अमेज़न खोलोगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें ही दिखेगी आपको। अब क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी ऐसे मोबाइल फ़ोन, टेलीफ़ोन ये ईयरफ़ोन, माइक्स का ज़्यादा मैं ये सब ज़्यादा ऑर्डर करता हूँ, तो मेबी हो सकता है कि मेरे में लैपटॉप ये सब दिख रहा है। लेकिन जब कोई गर्ल्स अगर ओपन करेगी तो हो सकता है उसमें उनके वियर से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब दिखेंगे। कोई किड है, कोई डॉक्टर है, तो ऐसा कुछ दिखेगा। ये कैसे अमेज़न पता करता है? वो जैसे ही आप अमेज़न की वेबसाइट ओपन करते हो ना, दैट इज़ पावर ऑफ मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। ये थोड़ा एडवांस आ गया, तो आपको वेब डेवलपर बनना है, इसके बाद आप इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे ही मैंने जिस तरह से ओपन किया ये, आपके भी केस में कुछ और दिखाएगा और मेरे में क्यों? क्योंकि ये तुरंत एट अ टाइम क्योंकि डायनामिक है। स्टैटिक होता तो नॉर्मल सा पेज सिर्फ खुल जाता। लेकिन क्योंकि ये डायनामिक है, तो सिर्फ पेज ही नहीं खुलेगा, इसने तुरंत एक्सप्लोर किया मेरे इंटरेस्ट के बारे में। कि मैं किस चीज़ को एक्सप्लोर करता हूँ, मैं बेसिकली क्या सर्च करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है, कहाँ रखा है इस चीज़ों को, सेशन बनाया। इसका एक फीचर्स होता है, ये एडवांस हो गया, बहुत ज़्यादा एडवांस, पर आप एक डेवलपर से पढ़ रहे हो, टीचर से नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। तो क्या होता है, ये एक सेशन क्रिएट करता है। सेशन कैसे? आपके लैपटॉप का या आपके फ़ोन का आईपी एड्रेस लेता है, ठीक है? और क्योंकि एक यूनिक आईडी चाहिए ना, तो आपका आईपी एड्रेस सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, वो तो किसी और का हो ही नहीं सकता। नाम तो और भी हो सकते हैं, रवि तो कई हो सकते हैं, राधा कई हो सकते हैं, लेकिन आपका आईपी एड्रेस तो सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर के लिए होगा। तो आपका आईपी एड्रेस को वो यूनिक आईडी बना लेते हैं और आपने डेटाबेस पढ़ा है, डेटाबेस में किस तरह से यूनिक आईडी होता है और सिर्फ यूनिक आईडी की मदद से अपन डेटा को फेच कर सकते हैं। तो आईपी एड्रेस को यूनिक आईडी बनाया और आपका कॉलम रेडी कर लिया। कॉलम मतलब आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका टाइम ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कौन से टाइम में आप किस चीज़ पर इंटरेस्टेड हो और उसके बाद उसके हिसाब से आपको ये प्रोडक्ट शो करता है, ठीक है? उसके बाद आपको प्रोडक्ट ये शो करता है। अब ये सब मिलीसेकंड में हो जाता है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट है ना, तो ये सब मिलीसेकंड में हो जाता है। तो ये सब क्योंकि इनकॉग्निटो मोड में ओपन किया, देखो आपने लॉगिन नहीं किया, मैंने जो लॉगिन नहीं किया, साइन इन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, बोल रहा है साइन इन करो आप, राइट? साइन इन नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ। अब देखो, मैंने जबकि साइन इन नहीं किया है और ये लैपटॉप मान लो ये लैपटॉप है, राइट? अब देखो, जबकि आपने किसी ने ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाई, जैसे रवि ने एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाई और मैंने भी बनाया था। तो रवि में अगर लॉगिन नहीं करोगे, तो वो कुछ भी शो ही नहीं करेगा, राइट? शो करेगा भी तो आप खरीद नहीं सकते। जैसे ही आप परचेज़ पे क्लिक करोगे, वो आपसे आईडी और पासवर्ड माँगेगा। लेकिन ऐड टू कार्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है और देखो मैं ऐड टू कार्ट कर दिया। देखो कार्ट में ऐड कर दिया। मैंने तो लॉगिन भी नहीं किया भई। फिर कार्ट में कहाँ से ऐड कर दिया इसने? प्रोसीड टू चेकआउट भी बोल रहा है। एट दैट मोमेंट जब प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे तब ये मेरे से आईडी और पासवर्ड माँगेगा। लेकिन ये आपको इंटरप्ट नहीं करेगा कि आप कार्ट में ना ऐड करो। क्यों, क्या होता है? ये सब बिज़नेस माइंडेड होता है। ठीक है? कि भाई किसी ने लॉगिन नहीं किया, वो जल्दी-जल्दी में मेरा सामान सर्च कर रहा है, ये कर रहा है, तो अगर कहाँ सेव करे? भाई लॉगिन नहीं करना चाहता है वो, ठीक है? तो भाई इसको सेशन बना देते हैं उसके आईपी एड्रेस से, ठीक है? और वो सेव कर ले कार्ट में, सेव कर सकता है। लेकिन जब परचेज़ करेगा तब उससे आईडी ले लेंगे, एड्रेस ले लेंगे, नहीं है तो बनवा लेंगे।
ये सब सेशन का कमाल है। ये सब कहाँ हो रहा है? बैकएंड में। कैसे? बैकएंड आपका डेटा फेच कर रहा है पूरा का पूरा। अब ये सभी आप कैसे कर सकते हो? कहां पर कर सकते हो? पहली बात तो ये कहां पर कर सकते हो? जेंगो की मदद से। एक ऐसा फ्रेमवर्क तो होना चाहिए ना। अब देखो बैग का ऑप्शन इसलिए आ रहा है कि 2-3 दिन पहले मैंने बैग एक ऑर्डर किया था। ठीक है, देखो बैग भी आ रहा है। ये सब कहां से फेच कर रहा है? ये उनके पास एक एल्गोरिदम है जिसे कर पा रहा है। तो ये सब चीज आप कहां करोगे? भैया एक प्लेटफॉर्म तो होनी चाहिए ना जहां पे आप बताओगे। अब बताओगे, जैसे स्कूल आप पढ़ने आते हो ना, तो एक प्लेटफॉर्म देता है वो स्कूल, स्केलेटन देता है ना। अब वहां पे जाओगे, वहां पर टीचर भी आता है, वहां पे स्टूडेंट भी जाते हो। इसका मतलब ये कि वहां पे बैकएंड भी है। मान लीजिए बैकएंड टीचर है और फ्रंट एंड आप हो, क्योंकि कल को आपका प्लेसमेंट होता है तो वो कॉलेज को वो दिखता है। ठीक है, टीचर किसने अच्छा पढ़ाया, किसने बुरा पढ़ाया, किसने अच्छा आपके साथ बिहेव रखा या किसने कौन सी बदतमीजी करी, ये सब मायने नहीं रखता। आपका प्लेसमेंट क्या है, इससे टीचर, इससे पूरा स्कूल को इफेक्ट पड़ता है। तो स्कूल आपका एक फ्रेमवर्क हो गया, टीचर आपका बैकएंड डेवलप टेक्नोलॉजी हो गया और आप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी हो गए। ठीक है, क्योंकि आप दिखते हो, आपका प्लेसमेंट होता है। मार्केट में ये चीजें वायरल होती है कि इस कॉलेज से पर्टिकुलर इतना प्लेसमेंट हुआ और उसके बाद ये, लेकिन आपके प्लेसमेंट के पीछे किनका हाथ है? आपके फैकल्टी का। लेकिन वो बैकएंड में है, वो अपने आप को दिखा नहीं रहे। कहीं आपने देखा कि आपके कॉलेज के, जैसे अपने कॉलेज में अजय वाडेकर सर है, नीरज शर्मा है, तो ये कभी जाके किसी से नहीं बताया कि भैया मैंने भी मेहनत किया उसके पीछे। अभी जो उनका प्लेसमेंट हुआ ना, इसमें सबसे ज्यादा हाथ मेरा है, 70% मैंने पढ़ा, ऐसा कोई नहीं बोलते। क्यों? क्यों? क्योंकि वो बैकएंड में है, उनका काम ही नहीं, उनका काम है प्रोसेस करके अपने जगह पे आ जाना। लेकिन आपका काम है दिखना। ठीक है, ये है बैकएंड और फ्रंट एंड, स्टैटिक और डायनामिक, आप समझ गए होंगे। तो स्टैटिक और डायनामिक, ये इसमें देखो जावास्क्रिप्ट भी लगा हुआ है, बैकएंड भी लगा हुआ, फ्रंट एंड वही जो आपको दिख रहा है। डिजाइन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे लैपटॉप का फोटो आना चाहिए, इसके जस्ट सामने उसका मॉडल नंबर और उसका जो टाइटल है वो आना चाहिए, उस पे एक बटन दिखना चाहिए और बटन के अंदर जब क्लिक करें तो उसका जो भी चीजें उसने सेट कर रखा अपने हिसाब से, आप जब कोई वेबसाइट रेडी करोगे तो अपने हिसाब से करोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये सब चीज उसको दिख रहा है। तो जावास्क्रिप्ट भी कुछ इस्तेमाल किया होगा। कैसे? जब कोई बंदा यहाँ पर क्लिक कर रहा है, कहाँ पे जावास्क्रिप्ट, देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा है ना, तो उसके नीचे ये देख लो सारा का सारा चीज आ रहा है। कहीं ना कहीं ये जावास्क्रिप्ट का काम है। ठीक है, ये जेंगो काम नहीं, क्योंकि अगर जेंगो का होता ना तो टाइम लगता है ये। ठीक है, देखो कैमरास पे क्लिक कर रहे हो तो पूरा पूरा कैमरा का लिस्ट आ रहा है आपके पास। ये जावास्क्रिप्ट का काम है। क्यों? रन टाइम में ही कर देता है जावास्क्रिप्ट, रन टाइम में। और जो बैकएंड का काम होता है ना, वो रन टाइम में नहीं, वो प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस। तो ये देखो, ये रिफ्रेश का बटन आपको दिख रहा है। जब आप जेंगो में चेंजेस करोगे ना, मतलब कोई जैसे किसी चीज पे आपने क्लिक किया और वो चेंज हो रही है, मतलब जेंगो से हो रहा है, बैकएंड आपने कुछ भी लगाया, जेंगो पीएचपी कुछ भी हो सकता है, तो ये रिफ्रेश होगा, ये रिफ्रेश होगा। और रिफ्रेश हो रहा है क्या मतलब? प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस हो रहा है मतलब आपने बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों लगा रखा है। ठीक है, ये चीज हुआ। तो अब आप ये समझ गए कि स्टैटिक रिस्पांस क्या होता है, डायनामिक रिस्पांस क्या होता है। ठीक है, तो जैसे छोटी छोटी चीजों को दिखाने के लिए ना अपन जावास्क्रिप्ट से भी ये चीजें कर देते हैं ताकि अपन बैकएंड ना इस्तेमाल करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजों में आपको बैकएंड का इस्तेमाल करना ही करना होगा। ठीक है, तो आपने ये भी देख, जैसे लॉग जीमेल हो गया, जैसे आप एक काम करो, चलो ये तो हो गया। जैसे जीमेल होता है ना, जीमेल हो गया, मान लो जीमेल साइन इन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे आप भी सर्च करोगे ना गूगल पे, ये देखो अब मेरे से आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो ये पेज ना आपके लिए भी यही खुलने वाला है, मेरे लिए भी यही खुल रहा है, सबके लिए बराबर होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें आप अपना क्रेडेंशियल से लॉगिन कर दोगे ना, तो लॉगिन करने के बाद आपको आपका डेटा दिखेगा, मुझे मेरा डेटा दिखेगा। ठीक है, अब ये तो फ्रंट एंड की बहुत बात होगी। ठीक है, इसलिए बात कर दिया क्योंकि फ्रंट एंड का मैंने इंपॉर्टेंस आपको बता दिया और सब कुछ आपको, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, तो ऐसा बैकएंड की बात कर लेते हैं। बैकएंड एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो ये डिसाइड करता है कि आपको क्या शो करना है। देखिए कहाँ शो करना है, दैट इज द वर्क ऑफ HTML एंड CSS, लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट। लेकिन क्या शो करना है, दैट इज द वर्क ऑफ बैक एंड डेवलपमेंट। क्या शो करना है भाई? वहां पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा, हाँ, एक फ्रंट एंड से बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स, छोटा सा बॉक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन इस बॉक्स में क्या दिखना चाहिए? जैसे ये बॉक्स दिख रहा है, तो बॉक्स में, बॉक्स कैसा दिखना चाहिए? ये तो फ्रंट एंड आपने HTML और CSS से बना दी, राइट। लेकिन इस बॉक्स में देखो कहीं फोटो दिख रहा है,
कहीं वीडियोस दिख रहे हैं, यहाँ वीडियोस दिख रहे हैं, यहाँ फोटोज दिख रहे हैं, फोटोज दिख रहे हैं, फोटोज दिख रहे हैं। तो ये कहाँ दिखेगा? HTML ने डिसाइड तो कर दिया, लेकिन बैकएंड अब डिसाइड करेगा कि उसमें क्या दिखना है। ठीक है, अब ये बॉक्स तो बन गया HTML के थ्रू, CSS के थ्रू, मे बी जावास्क्रिप्ट भी लगा दिया आपने क्योंकि फास्ट काम करे, लेकिन इसमें फोटो दिखना चाहिए, इसमें वीडियोस दिखने चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपका बैकएंड फ्रेमवर्क, जो भी आपने बैकएंड में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया ना, वो डिफाइन करेगा कि उसमें क्या दिखना चाहिए। ठीक है, कौन, किसको? यूजर को। कहाँ? फ्रंट एंड पर। ये बैकएंड रिस्पॉन्सिबल होता है जनरेट करने, उस क्या जनरेट करना है, क्या डिस्प्ले करना है फ्रंट एंड के थ्रू, ये कहाँ डिपेंड करता है? ये बैकएंड पर। अच्छा, ये चीज तो आपको समझ में आ गया, इसको अपन कट कर देते हैं, अब इसको ज्यादा ना करें। मैं आपको जहां बता रहा था, हाँ, चलिए इसको मैं हटाता हूँ। अब बात करते हैं थोड़ा सा बैकएंड के, BCDACKEND, बैकएंड की। ठीक है, तो बैकएंड की बात कर रहे थे ना, बैकएंड में मोस्टली कुछ चीजें को ध्यान में रखा जाता है। बेसिकली पहला तो उसमें कौन सा आपने लैंग्वेज इस्तेमाल करना है, LANGUAGE। पहले बैकएंड में कौन सा आपको लैंग्वेज इस्तेमाल करना है। दूसरा, लैंग्वेज के साथ साथ आपको फ्रेमवर्क कौन सा इस्तेमाल करना है। आपने ये देख लिया कि लैंग्वेज कौन सा इस्तेमाल करना है, आपने देख लिया फ्रेमवर्क कौन सा इस्तेमाल करना है, आपने ये देखना है कि डेटाबेस कौन सा। मैं अभी जेंगो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं वेब एप्लीकेशन का, जो कि आपको आना बहुत जरूरी है। तभी आप इंटरव्यू में बैठते हो, ये सब चीजें आपको पता नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आप जेंगो पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, राइट। तो ये देखो, तो बैकएंड डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा चीज है बैकएंड। अगर बैकएंड डेवलपमेंट का मेरे ख्याल से 40 से 50,000, 60,000, 1 लाख ऐसे सैलरी होता है, फ्रंट एंड से ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर बैटिंग फुल स्टैक डेवलपर हो तब तो सोने पे सुहागा है, राइट। तो बैकएंड, जो बैकएंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए ना, या इसका इस्तेमाल यूज करने के लिए, उसमें तीन कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। पहला, आपको लैंग्वेज कौन सा इस्तेमाल करना है, दूसरा फ्रेमवर्क कौन सा इस्तेमाल करना है, तीसरा डेटाबेस। अब लैंग्वेज क्यों भाई? लैंग्वेज, कोई भी चीज, कोई लॉजिक आप अप्लाई कर रहे हो, तो लॉजिक कैसे काम कर रहा है, तो वो लॉजिक जो आप बनाओगे ना, वो कौन से लैंग्वेज में बनाओगे। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूं तो आप सुन पा रहे हो, तो कौन से लैंग्वेज में आप सुन पा रहे हो? हिंदी में। कौन सा लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ? इंग्लिश में, राइट। तो बीच में एक लैंग्वेज आता है। आपको पता है लैंग्वेज का काम क्या है? जो जो मन में आपका थॉट्स है ना, उसको रिप्रेजेंट करना होता है लैंग्वेज। ठीक है, तो मन में जो थॉट्स है, एज अ लॉजिक टर्म की बात कर रहा हूँ, एज अ लॉजिकल थॉट्स कोई अगर आपके मन में आता है, तो आप उसको किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से इंप्लीमेंट करते हो, राइट। अब वो पाइथन हो सकता है, जैसे मैं बता देता हूँ वो क्या हो सकता है। वो पाइथन हो सकता है लैंग्वेज आपका, वो लैंग्वेज आपका जावा स्क्रिप्ट हो सकता है। ठीक है, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, वो ऐसा कुछ हो सकता है। PHP भी हो सकता है। PHP भी एक ऐसा लैंग्वेज ही है। अब इस डीप में मत जाओ कि PHP क्या है, कैसे कैसे वर्क करती है। हाँ, एक PHP भी लैंग्वेज है, इसमें भी प्रिंट वगैरह सब कुछ होता है, लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, इफ एल्स कंडीशन तो होता ही होता है। ठीक है, ये लैंग्वेज है। ये तो लैंग्वेज, अब आपको समझ में आ गया लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों करना है। क्योंकि भैया जो हमारा थॉट्स है, जो लॉजिक है, कैसे डेवलप होगा ये? किसी ना किसी लैंग्वेज के थ्रू ना। मेरे मन में जो जेंगो का कंटेंट है, जो मैं आपको मेरे मन में जो जैसे मैंने सोचा था ना कि आज जो जेंगो का फर्स्ट क्लास है, तो उसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा, मैंने मेरे मन में ये चीज आया होगा, तो मैं सिर्फ बैठे रहूं और मेरे मन में है तो आप तक नहीं पहुंच पाएगा ना। मुझे उसके लिए बोलना होगा, बोलने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा, ताकि मेरे मन के अंदर जो थॉट्स है ना, जो लॉजिक है, वो आप तक पहुंचा पाऊं। दैट इज द पावर ऑफ लैंग्वेज। दूसरा बात करते हैं अपन फ्रेमवर्क का। अब फ्रेमवर्क मतलब कि आपने जो लॉजिक डेवलप किया है ना, उस लॉजिक का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करोगे, कहाँ करोगे आप? जैसे अभी अभी जो अपन 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 ये क्लास चला रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? यहाँ पे देखो, ये भी एक फ्रेमवर्क है। अगर आप देखा जाए तो ये भी एक फ्रेमवर्क है, जिसका लैंग्वेज क्या है? हिंदी। जिसका बैकएंड क्या है? मैं। फ्रंट एंड क्या हो? आप हो। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क वही होता है जहां पर आप फ्रंट एंड को, बैक एंड को एक साथ मर्ज करते हो। अब फ्रंट एंड अपना काम करेगा, जैसे आप अपना काम कर रहे हो, सुन रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूं, बोल रहा हूं, सिखा रहा हूं आपको। और ये जो गूगल मीट है, आपका आपका फोन है जिससे आपने ज्वाइन किया है, या फिर आपका लैपटॉप है जिससे आपने ज्वाइन किया है, ये एक साधन है, बस इस फ्रेमवर्क का हिस्सा है। ठीक है, अब डेटाबेस भी मान सकते हो आप इसको। ये आप डेटाबेस मान दो, कैसे? कि एट अ रन टाइम मेरा आवाज ये सुनता है और आप तक पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं रखता होगा ना, मे बी सर्वर पे ही रखता होगा, तो कहीं ना कहीं रखता तो होगा बीच में, ऐसा पाइप तो नहीं लगी हुई है ना, कि कोई वायर तो नहीं लगा हुआ। तो कहीं ना कहीं रन टाइम में ही रखता है और आप तक पहुंचाता है। दैट इज डेटाबेस। ये गूगल मीट करता है इसका काम। मेरी स्क्रीन जो आपको दिख रही है, ये कहीं ना कहीं गूगल मीट का काम है। ठीक है, तो अब लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? एक फ्रेमवर्क का हिस्सा है। दिस इज द पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क।
राइट। तो फ्रेमवर्क के अंदर बैकएंड कहाँ रहेगा, फ्रंट एंड कहाँ रहेगा, बैकएंड को कैसे डिजाइन करने हैं, मतलब कैसे लिखने हैं, बैकएंड का जो कोड है कैसे लिखने हैं, फ्रंट एंड का कोड कैसे लिखने हैं, बैकएंड के अंदर आपको समझ में आ गया लैंग्वेज कौन सा इस्तेमाल करना है, लैंग्वेज इन द सेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं ये भी लिख देता हूँ, आप ये मत सोचिएगा हिंदी इंग्लिश, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। बैक लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो पाइथन हो सकता है, जेएस होता है, पीएचपी हो सकता है, आर, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो वेब डेवलपमेंट के लिए मेनली, अब ये सब फेमस है, अगर बात करें तो ये सब फेमस है। और फ्रेमवर्क वही स्केलेटन, जहां पर आपने बैकएंड का भी चीजें लिखनी है, और जो फ्रंट एंड का भी चीजें आप कंटेंट लिखना है आपको, राइट। अब फ्रेमवर्क तो भी बहुत सारे होते हैं, जैसे अगर आप बात करो, जेंगो एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। अगर आप बात करो तो फ्लास्क एक फ्रेमवर्क है, अगर आप बात करो तो पिरामिड एक फ्रेमवर्क है, पिरामिड हो गया, और फ्लास्क हो गया, पिरामिड हो गया। पीएचपी के लिए एक फ्रेमवर्क है लारावेल, लारावेल, ठीक है। अब लारावेल भी एक फ्रेमवर्क है। जावा के लिए भी फ्रेमवर्क है, मे बी याद नहीं आ रहा मुझे, जावा के लिए भी एक दो फ्रेमवर्क्स, बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। नेटविंस होता है शायद, हाँ हाँ हाँ, एक नेटविंस भी होता है ना, हाँ नेटबिन्स भी होता है, एक स्प्रिंग होता है। छोड़िए, तो मैं जावा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आई हेट जावा, ठीक है। तो फ्रेमवर्क जेंगो फ्लास्क, अब ये जेंगो फ्लास्क पिरामिड ये सब क्या है, ये पाइथन का है। जैसे अगर ये बात करो, और ये हो गया, ठीक है, तो ये सब किसका फ्रेमवर्क है, बेसिकली ये पाइथन में डेवलप हुआ है, ठीक है। ये सब पाइथन में डेवलप हुआ है, जेंगो से लेकर के फ्लास्क, और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं इतना ही है, और भी बहुत सारे हैं। ये सब पाइथन में मेनली डेवलप हुआ है। जेंगो की बात करो, फ्लास्क की बात करो, पिरामिड की बात करो, ये लारावेल पीएचपी के लिए, बहुत फेमस है लारावेल, नेटबीन्स जावा, तो ऐसा होता है, राइट। तो जेंगो फ्लास्क पिरामिड, अब ये सब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से डेवलप किया गया है। फिर डेटाबेस की अपन बात करते हैं। अब ये चीज आपको समझ में आ गया, मान लो आप जेंगो ही पढ़ रहे हो, तो जेंगो के अंदर आपको समझना तो होगा ना कि डेटाबेस कहाँ इंप्लीमेंट करना है, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ पे लिखने हैं, मतलब आपका लॉजिक कहाँ लिखना है, आपका जो फ्रंट एंड का कोड है उसको बैकएंड से कहाँ मैच करना है, कैसे मैच करना है। तो ये चीज को कहाँ करेंगे, फ्रेमवर्क के अंदर। अब फ्रेमवर्क क्योंकि अपना अपना तरीका होगा, जेंगो का अपना तरीका हो सकता है, फ्लास्क का अपना तरीका हो सकता है, और पिरामिड का अपना, लारावेल का अपना, और नेटबीन्स का अपना। ये लारावेल, आपका लारावेल जो है आपका हो गया पीएचपी का, ठीक है, इस तरह से। और अपन पीएचपी पढ़ नहीं रहे, पाइथन पढ़ रहे हैं। पाइथन में तीनों फ्रेमवर्क, और भी फ्रेमवर्क आपके पास ऑप्शन, बॉटल है एक, तो अपन जेंगो पढ़ेंगे, क्योंकि जेंगो आगे बताऊंगा जेंगो का यूज कितना पावरफुल है। फिर अगर डेटाबेस की हम बात करें, तो डेटाबेस की बात करें, सॉरी, डेटाबेस मोस्टली एक एस्कोलाइट, ये जेंगो का अपना डेटाबेस है एस्कोलाइट, ठीक है आपके पास। लेकिन हाँ, ऑप्शन में बहुत है, ओरेकल है, माइस्क्वेल है, ठीक है, ओरेकल माइस्क्वेल हो गया, और भी बहुत सारा, एक मोंगोडीबी है, ये से बड़ा डेटाबेस हो गया मोंगोडीबी, ठीक है। ये डेटा साइंस में इस्तेमाल किया था, क्लाउड से मोंगोडीबी सब ऐसा। लेकिन अगर नॉर्मल वे में, एस्कोलाइट क्या है, जेंगो का अपना डेटाबेस, राइट। और माइस्क्वेल ये ओपन सोर्स है, आपको पता ही है, पीएचपी करो, फ्लास्क करो, पिरामिड करो, नेटबीन्स करो, कोई भी करो, माइस्क्वेल एंड्रॉइड स्टूडियो में माइस्क्वेल इस्तेमाल कर सकते हो हर जगह। और मोंगोडीबी ये बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, लेकिन आप इसको जेंगो में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपका पास एक होता है पोस्टग्रे होता है, आपका पास एक पोस्टग्रे भी होता है, पोस्टग्रे भी होता है, और बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, तो जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। आजकल तो बहुत हो गया कि आप क्लाउड पे भी डेटा को रख लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक वे होना चाहिए ना, क्लाउड पे भी रखोगे तो कैसे, सारा का सारा क्लाउड पे ही रहता है, लेकिन तरीका होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है, राइट। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। कोई बैकएंड डेवलप, फ्रंट एंड तो आपको मैंने बता दिया, फ्रंट एंड में कितनी सारी चीज कंपोनेंट्स को ध्यान रखना था। बैकएंड में तीन चीजें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्रेमवर्क और डेटाबेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, जेएस, पीएचपी, क्यों, क्योंकि आपका जो मन का थॉट्स है ना, जो आपका लॉजिक है, जो आपका विजन है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको किस लैंग्वेज में डेवलप करोगे आप। जैसे आपको करना है 1+2 तो इक्वल टू 3, तो कहाँ करोगे आप, ये किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा करोगे ना। कैसे, आपको पता है पाइथन में 1+2 कैसे करते हैं, किसी वेरिएबल में रखते हैं और दोनों को ऐड करते हैं। अब ये काम किसका है, ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम है, ऐड करना, राइट। अब उस ऐड करने के बाद वो कहाँ दिखेगा, वो कहाँ दिखेगा, कौन से पेज पर दिखेगा, अबाउट सेक्शन होता है, आपने देखा होगा, कॉन्टैक्ट ऑप्शन होता है, बहुत सारे वेबसाइट में ऑप्शंस होते हैं, लेकिन कौन से पेज पर दिखेगा ये कौन डिफाइन करेगा, ये जेंगो आपका डिफाइन करेगा फ्रेमवर्क, कि ये कहाँ जाएगा और कैसा दिखेगा, वो चीज कैसा दिखेगा, ये सब मैं बताऊंगा जब जेंगो आपको इंस्टॉल करूंगा आगे। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है।
थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ कि जेंगो का इस्तेमाल यूट्यूब, ड्रॉप बॉक्स और क्योरा हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, याहू हो गया और ऐसे ऐसे गूगल भी हो गए। तो ऐसे ऐसे कई सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स इसका इस्तेमाल करता है। जेंगो की अगर बात करें, पाइथन, जेंगो इंक्लूडिंग ऑल, तो इसका इस्तेमाल करता है। तो इसको आप छोटा मोटा मत समझिएगा, बहुत भास्ट है ये, ठीक है। तो फायर है ये, ठीक है। तो अपन यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कभी भी इनकेस डाउट हो, ठीक है, अगर आप रिवाइज करो, अगर आप सीरियस हो, इफ यू आर सीरियस, जैसे 2-3 लोग ही सीरियस होते हैं, तो अगर आप सीरियस हो, आप प्रो बनना चाहते हो इसमें, तो आपको जब स्टडी करते हो, आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। कभी डाउट आता है तो आई विल रिप्लाई, जब भी मैं टाइम मिलेगा मुझे तो मैं रिप्लाई करूंगा, आपको समझा दूंगा वैसे भी, ठीक है। ऐसा कोचिंग नहीं है कि आप क्लास में ही ऐसा करोगे। तो ठीक है, कल अपन सीधा जेंगो से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जेंगो क्या होता है, कहाँ क्या इस्तेमाल होता है, कैसे क्या, सब कुछ जेंगो का पढ़ेंगे। ये तो आज वेब एप्लीकेशन का क्लास था जेंगो का। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।